Hi guys, this is Abhinav Bansal and let's start with the news story of 3rd July. The first article is on Assam floods. Recently floods have came into Assam and over 16 lakh people have been affected along with 34 who have died. These floods come into Assam every year and last year 50 lakh people were affected. So this 16 lakh and 50 lakh are a huge number. So we need to know what are the reasons because of which floods come into Assam every year. First is obviously rainfall. During the monsoon season there is a lot of rainfall because of which the water in the rivers increases a lot and it overflows. Second is the major river that passes from Assam is Brahmaputra. We know that Brahmaputra is one of the top 10 rivers in the world in terms of discharge and sediment. Here it is written one of the top 5 rivers. I think Indian Express newspaper has misreported it, because in Wikipedia it was written कि Brahmaputra is the 9th largest in terms of average discharge. Okay, so Brahmaputra is one world's top 10 rivers in terms of discharge and sediment. See on this map, the Brahmaputra originates from here, Mansarovar Lake, and then passes from China and enters here in India. So this whole area is hilly region, and in the hilly region a river is in its youth stage. That is to say, it has a lot of eroding potential. Okay, the speed of the river is very fast. It erodes all the rocks that come into its way. That's why it carries a lot of sediments. Okay, because of erosion sediments will be there. So यहाँ पे river क्या है, fast flow कर रही है और जो भी रॉक्स आ रहे हैं उनको इरोड कर रही है. इरोजन की वजह से सेडिमेंट्स कैरी कर रही है. ओके, व्हेन इट एंटर्स इनटू असम, ठीक है, तो एंटर्स इनटू असम देन इट कम्स इनटू अ प्लेन एरिया, असम प्लेन्स जैसे हम बोल सकते हैं. ठीक है, ये जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया होने की वजह से इसकी स्पीड जो है वो कम हो गई. ऑब्वियसली अगर पहाड़ से कोई रिवर गिरेगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और अगर प्लेन एरिया आ जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी स्पीड कम हो रही है. जब फ्लोइंग वाटर की स्पीड कम होती है तो वो जो सेडिमेंट कैरी कर रही है रिवर अपने साथ, सेडिमेंट का मतलब जो भी वो रेत के जो पार्टिकल्स हैं या और जो रॉक की इरोजन हुई है उससे जो भी पार्टिकल्स पैदा हुए हैं सबको हम सेडिमेंट बोलते हैं. तो सेडिमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है रिवर की कम हो जाती है व्हेन इट एंटर्स इनटू प्लेन. इसलिए क्या होता है, जो सेडिमेंट होते हैं वो यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं नदी के नीचे. अगर नदी के नीचे अगर ये वैली है, नदी है, और यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया, ठीक है, सेडिमेंट्स, तो पानी के लिए कम जगह बचेगी फ्लो होने के लिए. अगर पानी के लिए कम जगह बचेगी तो ऑब्वियसली पानी ऊपर जाएगा. अगर पानी ऊपर गया तो पानी यहाँ पे ओवरफ्लो होने लग जाता है. ठीक है, तो जब सेडिमेंटेशन होती है ब्रह्मपुत्रा में, व्हेन इट एंटर्स इनटू असम प्लेन्स, देन इट हैज अ रिस्क ऑफ फ्लड्स. ओके, देन द रीजन इज अर्थक्वेक प्रोन. ओके, जो रीजन है वो अर्थक्वेक प्रोन भी है. फॉलोइंग अर्थक्वेक ऑफ 1950 के अर्थक्वेक के बाद ब्रह्मपुत्रा का जो वाटर लेवल है वो 2 मीटर ऊंचा हो गया था, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थ ऊपर नीचे होती है ना. तो यहाँ पे जब अर्थक्वेक आया था तो 2 मीटर लेवल ऊंचा चला गया था पानी 1950 में, जिसकी वजह से फ्लड्स आए थे. तो ये एक अनदर रीज़न है. उसके अगला रीज़न है मैन मेड फैक्टर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन. अब देखो, कोई भी ट्रीज वगैरह होते हैं यहाँ पे इन जगहों में या यहाँ पे भी, तो ट्रीज क्या होते हैं, मिट्टी को अपने साथ जकड़ के रखते हैं. ठीक है, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो यहाँ की जो मिट्टी वगैरह होगी वो लूज होगी, जिसकी वजह से उसको इरोड करना आसान होगा रिवर के लिए. ठीक है, तो जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो मिट्टी क्या होती है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, या फिर ऐसा बोल लो कि वो जकड़ी हुई नहीं होती. ठीक है, जिसके कारण उसको इरोड करना आसान हो जाता है. अगर उसको इरोड करना आसान हुआ मतलब सेडिमेंट्स की जो मात्रा है रिवर में वो बढ़ जाती है. अगर सेडिमेंट्स की मात्रा बढ़ी तो यहाँ पे और ज़्यादा सेडिमेंट हो गए. तो अगर जितने ज़्यादा सेडिमेंट हो गए उतने ज़्यादा फ्लड के रिस्क बढ़ जाते हैं.
ठीक है, तो ये हो गए मैन मेड फैक्टर्स। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी वही चीज़ है। देन टिल डेट ओनली इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड, नो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार। ये बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म मेजर्स हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे तुमने एक दीवार बना दी जिसको हम लेवीज बोलते हैं, ठीक है, कोई दीवार बना दी, या फिर यहाँ पे जो सेडिमेंटेशन हुई है उस सेडिमेंटेशन को खोद के बाहर निकाल दिया, तो ये सब टेम्परेरी मेजर्स हैं। हमने कोई अभी ऐसा कोई परमानेंट या लॉन्ग टर्म मेजर नहीं लिया है जिससे इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल जाए, ठीक है। मेजर्स अडॉप्टेड कंस्ट्रक्शन एंड ऑफ एम्बैंकमेंट्स और फ्लड वॉल्स, वही जो मैंने आपको बोला, ये जो फ्लड वॉल हम बना देते हैं। एंटी इरोजन एंड टाउन प्रोटेक्शन वर्क्स, ठीक है, एंटी इरोजन वर्क्स, यहाँ पे हम कुछ एंटी इरोजन कुछ कोई जैसे एक जियो टेक्सटाइल वगैरह होते हैं वो सब हम डाल देते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। देन फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग, फ्लड फोरकास्टिंग कर दी। रिवर चैनलाइजेशन एंड प्रो सिल्टेशन डिवाइस, प्रो सिल्टेशन डिवाइस मतलब सिल्टेशन कम हो इसके कारण कुछ कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मेजर्स हमने लिए हैं। और लॉन्ग टर्म मेजर्स जो लेने चाहिए वो क्या है? बेसिन वाइड अप्रोच, इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट, जैसे ये रिवर है तो इसके ये जो रेड में दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये सारा इसका बेसिन है, ठीक है। ये सारा जो बेसिन है ये बोल रहा है कि पूरे बेसिन की मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट हो, जैसे चाइना भी हमारा साथ दे कि वो भी यहाँ पे ट्रीज वगैरह उगाए, ये सब चीज़ें करे, ताकि जहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है पूरे एरिया में हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें ताकि ये सारा सेडिमेंटेशन वगैरह कम हो और फ्लड्स कम आए। फ्लड प्लेन जोनिंग, फ्लड प्लेन जोनिंग क्या होती है? सपोज ये रिवर है, ठीक है, यहाँ पे वाटर लेवल यहाँ तक है, ठीक है। फ्लड प्लेन जोनिंग क्या होगी कि हम बोल देंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक आप कुछ भी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, बस आके फिशिंग कर सकते हो। फिर यहाँ से यहाँ तक आप ग्रास वगैरह लगा सकते हो, फिर यहाँ से यहाँ तक आप खेती बाड़ी कर सकते हो, फिर आगे आप हाउस बना सकते हो। तो ये जो हमने जोन बना दिए तो इसको बोलते हैं फ्लड प्लेन जोनिंग, डिवाइडिंग एरिया डिपेंडिंग ऑन वल्नरेबिलिटी एंड बैनिंग सर्टेन एक्टिविटीज ऑन इट, ठीक है, समझ आ गया आपको। देन ब्रह्मपुत्रा बोर्ड हैड सजेस्टेड डैम्स एंड रिजर्वोयर्स टू बी बिल्ट टू मिटिगेट फ्लड्स, ठीक है। अगर हम डैम बनाते हैं, सपोज ये रिवर जा रही है और यहाँ पे हमने डैम बना दिया, तो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो यहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं, आगे नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि डैम के पीछे पानी खड़ा रहता है ना, अगर पानी खड़ा रहेगा तो सेडिमेंट वहीं डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, और जब डैम खोलेंगे तो ऊपर वाला पानी इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सेडिमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है आगे नहीं जाएगी, तो हम लॉन्ग टर्म में एक डैम या रिजर्वोयर बना के इसको मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। हम मूव ऑन टू नेक्स्ट। इंडिया कांट ट्राई इटालियन मैरीन्स। इटालियन मैरीन्स का केस काफ़ी सालों से चल रहा है, अभी फाइनली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने क्या बोल दिया वो हम देखेंगे क्या बोल दिया। सबसे पहले केस का नाम क्या है? केस का नाम है एनरिका लेग्जी। एनरिका लेग्जी क्यों? क्योंकि ये जो इटालियन मैरीन्स जिस बोट वगैरह में ट्रैवल कर रहे थे उसका नाम था एनरिका लेग्जी, ठीक है। एनरिका लेग्जी ये इटली की बोट थी जो ऑयल वगैरह कैरी कर रही थी, कमर्शियल बोट थी, ऑयल कैरी कर रही थी, और उस बोट की सुरक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट दैट बोट, दीज इटालियन मैरीन्स वर प्रेजेंट, ओके। इटालियन मैरीन्स मतलब नेवी के बंदे थे ये, जो उस बोट के ऊपर प्रेजेंट थे, ठीक है। तो हुआ क्या, ये बोट जा रही थी, ये हुआ इंडिया, और ये बोट ऐसे यहाँ से जा रही थी, और यहाँ पे कुछ इंडियन फिशरमैन वापस आ रहे थे। तो जब ये बोट यहाँ जा रही थी तो इनको लगा कि ये जो फिशरमैन हैं ये पायरेट्स वगैरह हैं, तो इन मरीन्स ने क्या किया, बिना उनको कोई वार्निंग वगैरह दिए उन पे फायरिंग शुरू कर दी, और जिसकी वजह से 2 लोग मर गए थे, ठीक है। तो इसकी वजह से अभी केस क्या हुआ, इंडिया ने बोला कि ये जो मरीन्स ने इनको मारा है 2 इंडियंस को, ये इंडिया की जो, आगे देखते हैं, ये वाली जो कंटिग्यूअस जोन होता है इसमें मारे हैं। वो जो इटालियन शिप थी वो लगभग
20 नॉटिकल माइल दूर थी। ये क्या चीज़ें हैं वे मैं आगे बताता हूँ आपको। अभी के लिए इतना आप जानिए कि ये जो इटालियन बोट थी ये हमारे तट से, इंडिया के तट से लगभग 20 नॉटिकल माइल दूर थी। तो मतलब ये कॉन्टिग्युअस जोन में थी और इस पे इटली का झंडा लगा हुआ था। तो एक यूएन क्लोज देखते हैं। यूएन क्लोज इज अ इंटरनेशनल कन्वेंशन विच स्टिपुलेट्स द फ्रेमवर्क फॉर स्टेट जुरिस्डिक्शन। मतलब किसी किसी ओशियन या फिर कोई वाटर बॉडी में किसी देश की जुरिस्डिक्शन है या नहीं उसको डिसाइड करता है यूएन क्लोज। ठीक है, तो इंडिया का कहना ये था कि ये कंटिग्यूअस जोन में है तो इंडिया की जुरिस्डिक्शन होगी और इंडिया इन मरीन्स को अपने कोर्ट्स में ट्राई वगैरह कर सकता है, मतलब उन पे केस चला सकता है। ठीक है, हाँ, तो इटली ने क्या बोला? इटली ने बोला कि भाई ये हमारे पर्सनल नेवी के मरीन्स हैं, दीज आर नॉट जस्ट राफ चलते कोई बंदे हैं, ये हमारे नेवी के बंदे हैं एंड दे कम अंडर इम्यूनिटी। इनको इम्यूनिटी मिली है, कोई इनका लॉ वगैरह होता होगा यूएन क्लोज में कि ऐसे कोई नेवी वगैरह के बंदे हों किसी कंट्री के तो उनको थोड़ी ऐसे इम्यूनिटी मिलेगी। ठीक है, तो इनका ये कहना था। तो केस चल रहा था। सबसे पहले केस कहाँ गया? इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी में। ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल किसके अंडर आता है? यूएन क्लोज के अंडर आता है। ठीक है, फिर इसने रेफर कर दिया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है, टू फैसिलिटेट आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन से कोई भी मसले सुलझाती है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे गया और इसने क्या बोला कि इंडिया इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम इटली, कि इटली के नेवी के जो मरीन्स थे उन्होंने इंडिया के 2 बंदों को मारा है। ठीक है, और ये गलत काम किया है, इसलिए इटली को कंपनसेशन देनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द हार्म कोज टू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ डेथ ऑफ दोज 2 पीपल। ठीक है, हाउएवर इटालियन मरीन्स आर एंटाइटल्ड टू इम्यूनिटी। इन्हें बोला इटालियन मरीन्स इम्यूनिटी मिलेगी उनको एंड इंडिया इज नॉट अलाउड टू एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन ओवर द मरीन्स। ठीक है, ये इसने बोला पीसीए। हाँ, अब आगे देख लेते हैं ये क्या चीज थी। ये लीगल बाउंड्रीज ऑफ द ओशंस एंड एयर स्पेस। यूएन क्लोज जो है, जो हमने पीछे देखा था, यूएन क्लोज जो ओशियन है या फिर ये जो वाटर बॉडी है इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, 5 हिस्से में पहला क्या है? इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर क्या होता है कि सपोज ये इंडिया है, इंडिया के ये वाले कोस्ट के अंदर जो भी वाटर बॉडीज हैं वो इंटरनल वाटर्स में आती हैं। ये वाली जो लाइन है, बेस लाइन, ये हमारे कोस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इंटरनल वाटर्स क्या हो गए? जो हमारे जो लैंड वाला एरिया है उसके अंदर है। तो यहाँ पे हम पूरी सॉवरेनिटी इंजॉय करते हैं, मतलब हमारे सारे लॉज वगैरह एप्लीकेबल होंगे, सब होगा। अगर वो मेरीन्स यहाँ पे आके मारते तो इंडिया में ही ट्राई होने थे। ठीक है, और टेरिटोरियल सी क्या है? ये यहाँ से हमारे कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल तक ये एक्सटेंड होता है। ठीक है, टेरिटोरियल सी क्या होता है कि हमें लगभग सारी वो राइट्स अवेलेबल हैं जो हमारे राइट्स यहाँ पे थे, लेकिन जो कोई भी इंटरनेशनल कोई बोट वगैरह वो यहाँ से जा सकती है, चुपचाप करके जा सकती है, लेकिन उसने कोई भी जैसे पंगा किया तो हमारा राइट बनता है उसको रोकने का। ठीक है, ये हो गया टेरिटोरियल सी। देन थर्ड है कॉन्टिग्युअस जोन। कॉन्टिग्युअस जोन इसके टेरिटोरियल सी की लिमिट के 12 नॉटिकल माइल आगे। 1 नॉटिकल माइल ये आप याद रख सकते हैं, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर्स। ठीक है, कॉन्टिग्युअस जोन में क्या होता है कि अगर आपकी ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है जिसके आपके कोई कस्टम या फिर आपकी कोई फिजिकल या यहाँ पे आपको सैनिटेशन अगर मेंटेन रखनी है कि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे,
तो सैनिटरी या फिर ऐसे कोई इमिग्रेशन लॉज, अगर इनको कोई भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो बोट्स की मूवमेंट, अदरवाइज आपको उनको अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है कॉन्टिग्यूअस जोन। नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, 200 नॉटिकल माइल होता है फ्रॉम आवर बेस लाइन। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे कोई सपोज आयरन वगैरह या कुछ भी हैवी मेटल्स, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर फिशिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन हमें जो नेविगेशन वगैरह किसी बोट्स को गुजरना है यहाँ से इस वाले एरिया में, तो उनको गुजरने देना पड़ेगा। हमारे पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है, बहुत ही लिमिटेड एक्सेप्शंस हैं जब हम रोक सकते हैं, वैसे नॉर्मली हमें जाने देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, हाई सीज आ जाते हैं। हाई सीज मतलब कि एक ग्लोबल कॉमन है जिसको हम एक बस पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिसर्च हुआ या नेविगेशन हुआ या अंडर सी एक्सप्लोरेशन, मतलब वैसे कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमारा कोई राइट नहीं है, फिशिंग राइट या ऐसा कुछ। ठीक है, देन आगे फिस्कल डेफिसिट टचेस 58% ऑफ बजट एस्टिमेट। इसमें कुछ खास नहीं है, आपको सिंपली थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा है ये वाला टॉपिक कि फिस्कल डेफिसिट अभी इतना हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पिछले साल भी 52% हुआ था, अभी ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ेगा ही, कोविड का इतना चल रहा है। तो ये बता के रहा है कि अगर 52 से 58% हो गया है फिस्कल डेफिसिट, पिछले साल 52 था, इस साल 58 हो गया इसी टाइम पे, तो अभी मतलब हो सकता है कि हमारी जो बजट एस्टीमेट है फिस्कल डेफिसिट का उसको हम क्रॉस कर दें। वो तो वैसे भी लग रहा है कि हम कर ही देंगे। ठीक है, हाँ, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, फिस्कल डेफिसिट वो होता है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर में कितना फ़र्क रह गया, और मतलब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू कम हो गया। तो अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है मतलब जो भी फिस्कल डेफिसिट होगा उसको सरकार को बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, FRBM एक्ट 2003, ये आपको पता ही होगा। FRBM एक्ट क्या बोलता है कि फिस्कल डेफिसिट को गवर्नमेंट को लिमिट करना है 3% ऑफ द GDP बाय 31 मार्च 2021। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट बोरोइंग। क्राउडिंग आउट क्या होता है, अगर फिस्कल डेफिसिट हाई है, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है कि गवर्नमेंट को कितनी बोरोइंग करनी है। ठीक है, अगर हाई होगा तो मतलब गवर्नमेंट को बोरोइंग हाई करनी पड़ेगी। तो अगर गवर्नमेंट बोरोइंग हाई करेगा मतलब बैंकों से या फिर मार्केट से पैसे ज़्यादा लेगा, तो बैंकों के पास जो पैसे होंगे वो कम रह जाएंगे। अगर बैंकों के पास पैसे कम रह गए तो बैंक आसानी से, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे कोई कंपनी है अनिल अंबानी की, और उनको आसानी से लेंड नहीं करेंगी। अगर लेंड करेंगी तो ये बोलेंगे कि भाई हम ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे आपको। तो अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे या इनको लेंड ही नहीं करेंगे तो मतलब प्राइवेट को पैसा नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि सरकार ले गई खींच के बैंकों से पैसे। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट बोरोइंग। ठीक है, या फिर मैनिपुलेट कैपिटल स्ट्रक्चर्स। कैपिटल स्ट्रक्चर्स का मतलब जो भी इक्विटी या फिर बॉन्ड। इक्विटी मतलब आपके कंपनी में कितना हिस्सा है, मतलब शेयर्स वगैरह, और बॉन्ड वगैरह मतलब बॉन्ड होता है डेट। तो मैनिपुलेट कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर हाई फिस्कल डेफिसिट हुआ मतलब डेट लेना मुश्किल हो जाएगा। अगर डेट लेना मुश्किल हो जाएगा कंपनी के लिए तो कंपनी क्या बोलेगी कि भाई ठीक है, आप कंपनी का कुछ हिस्सा ले लो, मतलब इक्विटी ले लो, और हमें पैसा चाहिए कंपनी को कुछ काम करने के लिए। ठीक है, तो मैनिपुलेट कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो इक्विटी है कंपनी की वो बढ़ जाएगी और डेट जो है वो कम हो जाएगा। तो इक्विटी टू डेट रेशियो ये बढ़ जाती है, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर का मैनिपुलेशन बोलते हैं। एंड इंटरेस्ट रेट वो मैंने बता ही दिया। डिक्रीजिंग नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स भी डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि कंपनी के पास प्रोडक्शन करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो प्रोडक्शन कैसे करेगी, प्रोडक्शन कैसे करेगी, तो एक्सपोर्ट कैसे करेगी। तो ये हो गया। A deficit is usually financed through borrowings from either RBI or raising money from capital markets। ये मैंने बता ही दिया है कि या तो RBI से लेगी या कैपिटल मार्केट से लेगी। RBI कैसे देती है, RBI ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं या फिर बॉन्ड होते हैं। ये क्या करता है, ये रिलीज़ कर देता है। ट्रेजरी बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स वगैरह होते हैं,
तो ये जब रिलीज़ करता है मार्केट में तो इसको एक पैसे मिलते हैं इनके बदले में, और वो पैसा किसको जाता है, सरकार के पास चला जाता है। इसको हम सरकार की बोरोइंग में काउंट करते हैं, ठीक है। देन स्टेट्स हैव देयर ओन FRBM एक्ट विच सेट्स 3% ऑफ द ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैप ऑन देयर एनुअल बजट डेफिसिट्स, ठीक है। स्टेट्स की खुद की FRBM एक्ट होती है और सेंटर के लिए ये वाली एक्ट है 2003 वाली। दोनों 3% बोलते हैं कि फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए। ये बोलता है फिजिकल डेफिसिट ऑफ सेंटर 3% होना चाहिए, ये हर स्टेट का 3% होना चाहिए। रिसेंटली गवर्नमेंट अलाउड, हाँ रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था, क्योंकि कोरोना का सारा जो भी करना है वो सब स्टेट्स को ही करना है, हॉस्पिटल्स वगैरह ये सब, ठीक है। तो 3% लिमिट काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव थी। स्टेट के पास पहले ही पैसा नहीं है, ठीक है, रेवेन्यू कम हो गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो फिजिकल डेफिसिट ऑब्वियसली स्टेट्स का बढ़ेगा। तो सरकार ने क्या बोला कि 3 से 5% कर दिया। सेंटर ने बोला कि अब 5% तक फिजिकल डेफिसिट लेके जा सकते हो। इसका मतलब बोरो एक्स्ट्रा बाय अमेंडिंग देयर FRBM एक्ट, ठीक है। देन एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स अंडर PMGKY। PMGKY क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। इससे पहले मैं क्या ये बताता हूँ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके अंडर क्या होता है कि हर पर्सन को 5 kg ग्रेन्स मिलते थे, ठीक है, 1, 2 या 3 रुपए पर kg के हिसाब से, ठीक है। और 1 kg पल्सेस पर फैमिली दिया जाता था, ठीक है। ये क्या था, नॉर्मल टाइम्स में ऐसा था, ठीक है। ये PM गरीब कल्याण अन्न योजना में क्या बोला सरकार ने बोला कि ये जो है ये तो चलता ही रहेगा, इसके ओवर एंड अबव हम 5 kg ग्रेन्स हम देंगे पर पर्सन पर मंथ, ठीक है, पर्सन पर मंथ। इसके ओवर एंड अबव फ्री में दिए जाएंगे। और 1 kg चना, पहले पल्सेस था अब चना हो गया है, 1 kg चना हम देंगे पर मंथ पर फैमिली, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पर पर्सन है यहाँ पे, और यहाँ चना और या पल्सेस में पर फैमिली है, ठीक है। ये ऐसा क्यों है, आप एक डेटा है, एक एवरेज पर्सन 11 से 15 किलो अनाज खाता है एक महीने में, ठीक है। तो मतलब क्या बना कि NFSA जो है पहले 5 दे रहा था और अभी ये वाली स्कीम प्लस 5 दे रही है, मतलब सरकार अब 10 दे रही है। 10 का मतलब अब ठीक है, ज़्यादातर लोग एक प्रॉपर खाना खा पाएंगे। अगर केवल NFSA रहता तो उनको केवल 5 मिलता था, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो PMGKY स्कीम आई है, इसकी वजह से होगा क्या कि जो FCI का स्टोरेज बर्डन है, मतलब FCI स्टोर कम कर सकती है, FCI की स्टोरेज केवल इतनी है 41.2 मिलियन टन्स, ठीक है। अगर स्टेट्स की भी स्टोरेज कैपेसिटी मिला दें तो 75 ही हो पाती है। लेकिन हमारे जो ग्रेन प्रोडक्शन वगैरह होती हैं वो प्रोक्योरमेंट इतनी है, मतलब 822 कुछ है, मतलब 75 और यहाँ पे 822 इतनी हो नहीं पाती, ओके। तो यहाँ पे इस स्कीम के चलते FCI का ये जो स्टोरेज वाला बर्डन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस आर्टिकल का मेन मुद्दा यही है। अब बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं कि NFSA अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना में क्या है, सिंपल, NFSA में पहले 5 kg पर पर्सन मिलता था, अंत्योदय अन्न योजना में ऐसा नहीं देखते कि 5 ही देना है पर बंदा को। इसमें क्या बोलते हैं कि फैमिली को हम 35 दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, कि अगर 5 लोग हैं तो उनको प्रॉपर खाना मिल पाए। NFSA के अंदर तो 25 ही मिल पाता था, अब इसके अंदर 35 मिलेगा, तो थोड़ा ज़्यादा हेल्प हो जाती है, ठीक है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड मिड डे मील स्कीम ये सबको पता है कि क्या है। देन FCI एडिशनल माइट हेल्प FCI, ये सब सिंपल बातें हैं, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। FCI फेसेस शॉर्टेज स्पेस ड्यूरिंग खरीफ एंड सब स्टोरिंग वीट इन कवर्ड एंड प्लिंथ स्टोरेज। कवर्ड एंड प्लिंथ स्टोरेज क्या है, एक कॉन्क्रीट का एक प्लिंथ बना लेते हैं, उस पर सीधा आके बोरियाँ ऐसे रख देते हैं, फिर उसको टर्पेन किसी भी मतलब चादर वगैरह से ऊपर से ढक देते हैं, ठीक है। ये होता है कवर्ड एंड प्लिंथ स्टोरेज। इसका नुकसान क्या होता है कि अगर कभी बारिश वगैरह आ जाए या फिर जो रोडेंट्स हैं, माउस वगैरह, चूहे वगैरह इसको खा लेते हैं, या ये बारिश से ख़राब हो जाता है क्योंकि खुले में पड़ा है,
ठीक है, तो ये इसका नुकसान होता है। तो FCI को ऐसा करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है। ठीक है, अर्लियर शांता कुमार कमेटी ने क्या बोला था कि FCI आउटसोर्स करे ये स्टॉकिंग ऑपरेशंस को, मतलब प्राइवेट लोगों को बोल दे कि हम भाई आपको किराए का पैसा दे देंगे और ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है आप बढ़ा लो। अडोप्टिंग सीलो बैग टेक्नोलॉजी। सीलो बैग मतलब थोड़े प्लास्टिक टाइप के बैग होते हैं, मतलब जूट वाले बैग नहीं होते, थोड़े प्लास्टिक टाइप के होते हैं, उनके अंदर पानी नहीं घुसता, तो वो होता है। This is expected to make Food Corporation of India utilize large stock carried forward from last year release storage। ठीक है, वही सब हम रिपीट कर रहे हैं। चलो, पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या होता है कि अगर किसी को वोट डालना है तो वो क्या करेगा, एक चिट्ठी पे अपना चॉइस लिख के भेज देगा किसी को, ठीक है, और उसके हिसाब से उसका वोट डल जाएगा। फिलहाल क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया 65 साल के उन लोगों, 65 साल से ज़्यादा के लोगों को हु आर अफेक्टेड और सस्पेक्टेड टू हैव कोविड-19, ठीक है, इनको अलाउ किया है इलेक्शन कमीशन ने टू यूज़ द पोस्टल बैलेट। ठीक है, पोस्टल वोटिंग इज अ टाइप ऑफ वोटिंग इन इलेक्शंस वेयर बाय इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इलेक्टर्स एंड रिटर्न्ड बाय पोस्ट। ठीक है, होता क्या है कि उनको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर देते हैं। जैसे सपोज ये पर्सन है 65 साल का, इसको इलेक्शन कमीशन ने ईमेल वगैरह कर दिया कि भाई ये आपका पोस्ट है, ठीक है, उसने ईमेल से उसका प्रिंट निकाल लिया, PDF का प्रिंट निकाल के उस पर कुछ अपना वोट वगैरह कर दिया, फिर इसको उसने पोस्ट कर दिया। ये होता है पोस्टल बैलेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड्स फॉर एनी पर्सन टू बी गिवन द पोस्टल फैसिलिटी बाय द इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इसको अलाउ किया गया। नाफ्टा इज नाउ USMCA, ये काफ़ी टाइम से बात चल रही थी। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था, जिसमें 3 देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको एंड कनाडा। ठीक है, तो हाँ, तो जो पहले वाला नाफ्टा था वो अमेरिका को पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि अमेरिका बोलता था कि मेक्सिको ने हमारा बहुत फ़ायदा उठाया है, सारे जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं वो सब मेक्सिको में चले गए हैं, कनाडा में चले गए हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स बोलता था कि नेफ्टा को हमें चेंज करना है। तो कुछ चेंज्ड प्रोविजंस के साथ अब USMCA आया है। USMCA की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। नाफ्टा वाज क्रिएटेड इन 1994 और USMCA एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2020। ठीक है, चाबहार पोर्ट टू बी इंटीग्रेटेड विद फ्री जोन। चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान में है एंड इट वाज बिल्ट बाय इंडिया। ईरान में बिल्ड किया है इंडिया ने। ठीक है, रिसेंटली ईरान हैज़ अप्रूव्ड द इंटीग्रेशन ऑफ द चाबहार पोर्ट विद द फ्री जोन ऑपरेटिंग इन द एरिया। फ्री जोन क्या होता है? जहाँ पे ये कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं लगती है गुड्स पे, जो भी गुड्स आ रही हैं उस पर कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगाई जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? फ्री जोन। अभी ये वाले चाबहार पोर्ट को फ्री जोन से इंटीग्रेट कर दिया, तो ये एक अच्छी बात है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया का बनाया पोर्ट अब एक इम्पोर्टेंट पोर्ट बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पे ज़्यादा गुड्स वगैरह लोड अनलोड होंगी। ठीक है, और अगर ये इम्पोर्टेंट बनेगा तो इट विल बी अ स्ट्रेटेजिक बूस्ट टू इंडिया। क्यों? क्योंकि साथ ही में पाकिस्तान है, यहाँ पे चाबहार पोर्ट है, उसके साथ ही में पाकिस्तान है, तो हमारा कुछ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। ठीक है, देन चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन द सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ऑन ईरान साउथर्न कोस्ट। ये मैंने बता दिया, आप एक बार मैप पे भी इसकी लोकेशन देख लेना। इट वाज डेवलप्ड बाय इंडिया एज पार्ट ऑफ अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान। ये क्या हुआ था? इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि ये पोर्ट बनेगा, ये ईरान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये पोर्ट बनेगा। ठीक है, ये पोर्ट से ईरान में सारा कोई भी मतलब गुड्स वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे रेल गुजरेगी जो अफगानिस्तान में भी जाएगी। तो ये उसका एक पार्ट है ये पूरे चीज़ का, क्योंकि इंडिया क्या चाहता है? इंडिया इस पोर्ट से अफगानिस्तान में भी जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में पाकिस्तान वसा हुआ है, यहाँ इंडिया है, पाकिस्तान जाने नहीं देता अपनी टेरिटरी से। तो हम क्या करना चाह रहे हैं?
हम इस टाइप से अफगानिस्तान में पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इंडिया टू बाईपास पाकिस्तान टू एक्सेस सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान। यहाँ अफगानिस्तान है और यहीं पे सेंट्रल एशिया भी है, तो अगर अफगानिस्तान पहुंच गए तो सेंट्रल एशिया भी दूर नहीं है। ओके, देन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्ड डील्स वर्थ, इसमें कुछ खास नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है फॉर डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशंस फॉर 3 सर्विसेज, दैट इज नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, और प्लस एक 4th है इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। व्हेन ड्रग डिस्कवरी, देन ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन। हैकेथॉन ये आते जाते रहते हैं, इनमें कुछ खास तो होता नहीं है। बेसिकली होता क्या है, हैकेथॉन एक कंपटीशन होता है जिसमें डिफरेंट हम चीज़ें ट्राई करते रहते हैं और एक कंपटीशन टारगेट दे देते हैं कि आपको ये करना है वो करना है। ये मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना। देन नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की टाइप से काम करता है। रेगुलेटर का क्या काम होता है, ऑब्वियसली रेगुलेट करना। तो ये क्या रेगुलेट करेगा, ये रेगुलेट करता है मेडिसिन्स या फिर जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कोई बीपी नापने की मशीन हो गई, इस टाइप की मशीनें। तो उन जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के प्राइसेस रेगुलेट करती है, ठीक है। तो ये इसका ये काम होता है और ये अटैच ऑफिस है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स एंड एनफोर्सेस द प्रोविजन ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर मतलब ड्रग प्राइसेस के कंट्रोल के लिए जो ऑर्डर सरकार निकालती है उसको एनफोर्स करता है, ठीक है। देन नाउ वी हैव इंडिया बांग्लादेश एग्रीमेंट फॉर ज्वाइंट वेंचर कंपनी, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश में एग्रीमेंट हुआ है कि ज्वाइंट वेंचर कंपनी सेटअप करने के लिए। ज्वाइंट वेंचर का मतलब ये 2 कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट होगा। ज्वाइंट वेंचर है, दोनों आपस में मिलके बनाएंगी एक कंपनी। 50:50 हिस्सेदारी होगी। कंपनियां कौन सी हैं, एक तो सब्सिडियरी ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है और एक बांग्लादेश की कोई एलपीजी कंपनी है। दोनों ने ये बनाया है। इसका मकसद क्या है, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ एलपीजी फॉर बांग्लादेश। क्योंकि अगर बांग्लादेश का खुद का हिस्सा है तो ऑब्वियसली इसकी जो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़, and if not then please give me feedback and tell me how I can improve. Okay, thanks and have a nice day.